दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बेसिकली हम आज जा रहे हैं ड्रीम ड्राइव पे। जी हाँ, सपनों के सफ़र पे अशोक लेलैंड के साथ, क्योंकि उन्होंने पूरे किए हैं 75 साल भारत के अंदर। अब ये 75 ईयर्स 1948 से गिनोगे तो पूरे होते हैं, पर उस टाइम अशोक लेलैंड नहीं था। उस टाइम सिर्फ अशोक मोटर्स थे। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अशोक मोटर्स की हिस्ट्री से लेके आज प्रेजेंट डे के अशोक लेलैंड के AVTR मॉडल और प्लेटफॉर्म तक की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और अगर आपको इस ड्रीम ड्राइव पे चलना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बिहाइंड द व्हील्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और बात शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में उस वक्त के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रघुनंदन सारंग को बोला कि आप एक काम करो, भारत में कोई मोटर का प्लांट खोलो। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए उनको कहा और उन्होंने अपने बेटे अशोक के नाम पे उस वक्त अशोक मोटर्स नाम से एक प्लांट खोला। उस प्लांट के अंदर वो ऑस्टिन कार्स को असेंबल करते थे। बेसिकली ये ब्रिटिश कार्स थी और ये चीज चली 1954 तक। बट फाइनली 1955 में ब्रिटेन से आए लेलैंड मोटर्स ने अशोक मोटर्स का टाई अप करके बनाया अशोक लेलैंड। तो यानी कि अशोक लेलैंड में जो अशोक है, अशोक मोटर्स वो इंडियन है और जो लेलैंड है वो ब्रिटिश पार्ट है। आज भी इनके रूट्स अगर आप देखोगे तो यूके में, इवन यूके में इनकी बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद तो अशोक लेलैंड का कोई तोड़ ही नहीं है। चाहे भारत में पहली बार फुल एयर ब्रेक्स देने का श्रेय हो, पावर स्टीयरिंग लाने का श्रेय हो, या फिर पहली रियर इंजन बस, ये सब कुछ अशोक लेलैंड ने कर पाए, क्योंकि इनके पास कमाल की R&D रही है शुरू से। और इनके पास बहुत सारे विदेशी टाइप्स भी रहे, जिस कारण से इन्होंने हमेशा उस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की कोशिश की है और ला के दिया है, जो कि और मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर पाए। और अगर आज की बात करें तो भारत में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स है अशोक लेलैंड। अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है बस बनाने में। और अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इतनी अच्छी पोजीशन ये लोग होल्ड कर पाते हैं क्योंकि इनके पास थ्रू आउट द वर्ल्ड 9 ऑपरेशनल प्लांट्स है। अगर बात करें उनके हेडक्वार्टर्स की तो इनोर चेन्नई के अंदर है, जहाँ पे हम भी गए और हमने भी कुछ टेस्ट किया था। वहाँ पे दिखाते हैं आपको, हमने गन टोइंग व्हीकल टेस्ट किया था। इसके बाद में बात करें तो इंडिया के अलग अलग जगहों पर, जैसे कि इनकी अगर बात करें अलवर के अंदर बस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी फैसिलिटी है, पंतनगर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, इसके अलावा भंडारा में गियरबॉक्स असेंबली होती है। और इस तरह से अलग अलग जगह पे, विजयवाड़ा में भी इनकी जो है वो प्लांट है। इस तरह से अलग अलग जगह इनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनते हैं और ओवरऑल थ्रू आउट द इंडिया इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, इंडिया ही नहीं, अगर बाहर भी आप जाओगे तो UAE और UK में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स वहीं डिलीवर कर पाते हैं। अगर इनकी व्हीकल रेंज की बात करें तो 1 टन से लेकर 55 टन तक की गाड़ियाँ इनके पास में है। और अगर बात करें तो 10 सीटर से लेकर 80 सीटर तक बसेस भी ये लोग बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज है। सबसे छोटी गाड़ी इनकी फिनिक्स प्लेटफॉर्म पे बने हुए बड़ा दोस्त की आती है। बड़ा दोस्त I1, I2, I3, I4 उसके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। और सबसे अगर बड़ी गाड़ी की बात करें तो इनके पास 4825 है, जो कि 16 चक्का ट्रक है। और 55 टन की बात करें तो इनके पास में एक पूरा का पूरा घोड़ा है, जिसको ये लोग 5525 AN बोलते हैं या फिर HN, डिपेंड्स कि आप कौन सा इंजन लेते हो। इतने सारे इंजन ऑप्शंस की बात कर पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया था भारत का 2020 के अंदर पहला मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। अब अशोक लेलैंड के बारे में तो बहुत सारी बातें जो कि इस वीडियो में हम करते ही जाएंगे, पर आपको अभी जानना जरूरी है इस ड्रीम ड्राइव के बारे में। और ड्रीम ड्राइव इनका एक ऐसा कैंपेन है जिसके अंदर 75 ईयर्स पूरे होने के बाद अशोक लेलैंड ने 5 अलग अलग रूट्स पे भारत के अंदर जो है वो इन्होंने अपनी 10 गाड़ियों को निकाला है। बेसिकली अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त बॉस 1415 HE 4825, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एक ऑयस्टर बस भी। इस तरह की अलग अलग 10 गाड़ियों को उन्होंने उन 5 रूट्स पे भेजा। बेंगलुरु से शुरू हुई ये ड्राइव ने 5 अलग अलग रूट्स पे अपनी जर्नी कमेंस करी। पहले रूट्स पे बेंगलुरु टू इन्नौर, दूसरे रूट पे मुंबई से अलवर, तीसरे रूट में लेह से पंतनगर, चौथे रूट में कोलकाता से हुसूर, और फाइनली अपने 5वें लेग में 7 सितंबर को डिब्रूगढ़ से भंडारा पहुंच के भंडारा वाले फैसिलिटी में ये ड्राइव खत्म हुई। 23 जुलाई को शुरू हुआ ये कैंपेन, 7 सितंबर को खत्म हुआ। मतलब इतने लंबे चलने वाले कैंपेन का उद्देश्य कुछ और था। कोविड के बाद में जब मिलना जुलना बिल्कुल कम हो गया था, तो इसके बाद में इन्होंने इनके स्टेक होल्डर्स, डीलर पार्टनर्स, वेंडर पार्टनर्स, इसके बाद में इनके इन्फ्लुएंसर्स और पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, मैकेनिक्स और कौन नहीं, लगभग सबको समेटने की कोशिश करी, सबसे मिलने की कोशिश करी, दिखाया कि किस तरह से अशोक लेलैंड जो है वो सबका ख्याल रखता है। तो ड्रीम ड्राइव का बेसिकली मोटिव यही है कि ड्रीम ड्राइव के अंदर भारत के उन 5 रूट्स पे मेजरली पैन इंडिया को कवर करके उन लोगों से मिला जाएगा, बातचीत की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और उन सबको बताया जाएगा कि किस तरह से अशोक लेलैंड ने 75 ईयर्स की लेगेसी पूरी कर ली है। तो ये कुछ है ड्रीम ड्राइव का। हमें भी मौका मिला ड्रीम ड्राइव में जाने का और हम गए पटना के अंदर ड्रीम ड्राइव में। बेसिकली पटना के अंदर ड्रीम ड्राइव में जाने की हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन बारिश हो रही थी। उसके बाद भी वहाँ पे हमें 2 गाड़ियाँ देखने को मिली। उन दोनों गाड़ियों में अशोक लेलैंड की बॉस 1415 HE और
अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त। इसके साथ ही हमने बड़ा दोस्त का डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जो कि आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अशोक लेलैंड के साथ हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि उनकी गन टोइंग व्हीकल यानी कि GTV 6x6, उनकी लाइट ब्लड प्रूफ व्हीकल यानी कि LVBP, और इसी तरह से हमने उनके स्टैलियन 4x4 का भी वीडियो बनाया जो कि मार्क 3 है और वो बनता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के अंदर। अगर इनके कुछ मेजर माइलस्टोन्स की बात करें तो 1966 में इन्होंने पहली बार फुल एयर ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस किया। 1967 में इन्होंने पहली बार डबल डेकर बस को लॉन्च किया जिसको टाइटन बस के नाम से जानते थे। 1968 में भैया पहली बार इन्होंने गाड़ी दी इसको पावर स्टीयरिंग आता था कमर्शियल व्हीकल्स में, अदरवाइज भारत में ऐसी कोई गाड़ी अब तक थी ही नहीं। 1979 में इन्होंने पहली बार मल्टी एक्सल ट्रक को लॉन्च किया। अब तक भारत जो है सिर्फ सिंगल एक्सल ट्रक को ही चला रहा था। 1980s में एयर सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट लेके आए बसेस के अंदर, और 1962 में तो इन्होंने एक नई बस भी लॉन्च की थी। 1997 में बेस्ट के फ्लीट में पहली CNG पावर्ड बस आई थी, वो भी अशोक लेलैंड की ही थी। जब 2022 ऑटो एक्सपो के अंदर भी हमें इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल की बातें जो है ना वो बहुत अजीब सी लगती है, तो भाई 2002 के अंदर इन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल को शोकेस कर दिया था। भारत में सबसे ज्यादा कामयाब घोड़ों में नाम शामिल कराने वाले 4921TT को भी इन्होंने 2007 में ही लॉन्च कर दिया था, और वो भारत में आने वाला ऐसा ट्रैक्टर था जो 6x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 49 टन को पास करता था। और 2014 के अंदर तो इन्होंने कमाल ही कर दिया जब भारत में पहली बार एक एयर कंडीशन LCV हमने पार्टनर देखा, और उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड MITR बस को भी इन्होंने उस टाइम पे लॉन्च किया, और उसकी भी अपनी कहानी है। उसके बाद में कंटिन्यूसली सक्सेशन में बढ़ते गए, कुछ ना कुछ माइलस्टोन्स इनके अचीव होते गए, और 2020 में हमने फाइनली देखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि भारतीय कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ने कभी नहीं देखा था, जिसको ये लोग कहते हैं AVTR प्लेटफॉर्म। बेसिकली अवतार प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे आप अपने हिसाब से ट्रक कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 चक्के का ट्रक खरीदना है, मतलब मान लीजिए मुझे 2820 खरीदना है, तो मैं उसकी जगह 2825 भी खरीद सकता हूँ, मतलब इंजन चेंज कर सकता हूँ, 250 HP ले सकता हूँ और 200 HP भी ले सकता हूँ। साथ में गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मुझे मिलता है, और जितनी सारे कस्टमाइजेशन चाहिए मुझे अलग अलग केबिन मिलते हैं। चैसी में भी वो मिलता है, N केबिन में भी मिलता है, M केबिन में भी मिलता है, U केबिन में भी मिलता है। मतलब मेरी जो मर्जी है मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ। इंजन कोई और चाहिए, गियर बॉक्स कोई और चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब भारत का पहला ऐसा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। और 2023 ऑटो एक्सपो में तो हमने बहुत सारे LNG कंसेप्ट पे आने वाले ट्रक्स भी देखे, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी। तो ये कुछ है इनकी कमाल के माइलस्टोन वाली एक क्विक हिस्ट्री। अब चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा और ड्रीम ड्राइव के बारे में आपको बताते हैं। अगर हम अशोक लेलैंड की करंट बसेस की भी बात करें तो इनके पास मल्टीपल रेंजेस आती हैं। MITR के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बताया। इसके बाद में इनकी चीता बस आती है, फाल्कन बस आती है, ऑयस्टर बस आती है, वाइकिंग बस आती है, और अशोक लेलैंड के पास फ्रंट इंजन और रियर इंजन बोथ बसेस हैं। साथ में इनकी सिंगल एक्सल चैसी भी आती है जिसको हमने 13.5 मीटर में पहली बार देखा प्रवास हैदराबाद में। इसके अलावा इनकी मल्टी एक्सल बसेस भी आती हैं, और जो कि ऑपरेटर्स की फेवरेट है। सच बताऊं तो मुझे अशोक लेलैंड की बस से ज़्यादा मौसम बनाती हुई कोई दूसरी बस मार्केट में दिखती नहीं, क्योंकि मैं खुद कई बार ड्राइव पे निकल जाता हूँ उसको लेकर। इसके अलावा 12 मीटर और 13.5 मीटर के अलावा अगर देखोगे तो ईगल बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है रिसेंटली, जो कि लेह जैसे टाउन में चल रही है, और हाइड्रोजन फ्यूल चलने वाली बस भी हमने रिसेंटली इनके इवेंट में देखी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आइकॉनिक टाइटन डबल डेकर बस जो कि मुंबई की जान मानी जाती थी, वो भी अशोक लेलैंड की इतिहास में शामिल है। करंट रेंज में अभी फिलहाल तो नहीं आती है, बट स्विच मोबिलिटी की तरफ से आने वाली डबल डेकर बस पर उसका इलेक्ट्रिक फॉर्मेट EIV22 अभी मुंबई की सड़कों पे और साउथ बॉम्बे और पूरी मुंबई में चलते हुए आपको दिख जाएगी। और अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में बात करें तो इनके पास बड़ा 2 सीरीज़ और 2 सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो अभी आती है करेंटली। ट्रक्स में अगर बात करें तो वैसे मैंने बताया 1 टन से लेकर 55 टन तक के ट्रक्स बनाते हैं। साथ में अशोक लेलैंड की 1915 या 1615H यानी कि ई-कॉमेट भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कमाल की गाड़ी है। ये गाड़ी ने अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट को कवर करा हुआ है, बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी, अपनी एरिया और अपने डोमेन में ये गाड़ी है। इन सबको चलाने वाले अशोक लेलैंड के नेपट्यून और हिनो इंजन का इतिहास बहुत अलग है। अगर अशोक लेलैंड की हिनो सीरीज़ की बात करूँ तो जो कि जापानीज़ है, और जापानीज़ अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर हिनो इंजन के DNA की बात करोगे तो जापानीज़ को होने के कारण वो ना सिर्फ माइलेज ज़्यादा देता है, बल्कि रिलायबिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है, और मेंटेनेंस की तरफ पे बहुत लो साइड पे है। इस कारण से इनकी गाड़ियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा बिकती है। और ट्रक्स में अगर बात करो तो इनके पास पहले जैसा कैप्टन केबिन आता था, उसके बाद में उस कैप्टन केबिन को अपडेट करने के बाद में U केबिन, M केबिन और N प्रीमियम केबिन भी निकाला, जिसको अलग अलग अवतार प्लेटफॉर्म्स के मॉडल्स पे आप ले सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रीमियम क्लास है। साथ में काउल्स भी आती है, चाहे आप 4825 ले लो या 4225 ले लो, 3525 ले लो या फिर आप 2825 ले लो। टिपर्स में भी बहुत बड़ी रेंज है। बेसिकली इतने बड़े इतिहास और इतनी बड़ी रेंज के बाद में ही ये लिमिट नहीं हुए, इनके पास डिफेंस का भी एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो है। एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप बात करो तो मिलिट्री के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा को सप्लाई किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंडियन मिलिट्री अगर यूज़ करती है, इंडियन आर्मी यूज़ करती है, इंडियन फोर्सेज यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं अशोक लेलैंड का स्टैलियन, जिसके 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स अभी तक आर्मी के पास में। कारगिल जैसी जंग में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मेन रोल जो प्ले किया था वो स्टैलियन ने ही किया था।
जो कि एक तरीके से उनके लिए बैकबोन बन के आया था, ताकि लॉजिस्टिक्स और आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को मूव कराने के काम आया था। मतलब इनका डिफेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हमें पटना बुलाया था, हमने ये सब बातें आपको बताई, और अशोक लेलैंड का ड्रीम ड्राइव बेसिकली बहुत ही सक्सेसफुल था। शुरू हुआ था बैंगलोर से ड्रीम ड्राइव, और लास्ट में फाइनली भंडारा वाले प्लांट पे महाराष्ट्र के अंदर इसको कंप्लीट किया गया, और साथ में इसका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा गया जो कि चेन्नई में रखा गया था, उसका भी हम हिस्सा थे और उसमें भी हम गए। उसमें जाने के बाद हमें इतनी सारी चीज़ें अशोक लेलैंड के बारे में पता चली। अशोक लेलैंड के प्लांट में एक ऑल वुमेन प्रोडक्ट लाइन भी है, मतलब जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स ही काम करती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को और एम्पावर करने के लिए अशोक लेलैंड ने बेसिकली किया है, और यहाँ पे सिर्फ वुमेन वर्कफोर्स है। जब वुमेन वर्कफोर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है मैकेनिकल और प्रोडक्शन लाइन में, वहीं 80 वुमेन्स की डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन लगाना अशोक लेलैंड ने अपने आप में ही कमाल का काम किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ आपको, एक थोड़ा मजेदार हो जाएगा वीडियो। अशोक लेलैंड की बसेस के ऊपर श्रीलंकन रेलवेज ने रेल बस बनाई है। मतलब जी हाँ, बेसिकली बस की चैसी है, पर बस की तरह नहीं चलती, वो चलती है रेलवेज की तरह, और उसको रेल बस कहा जाता है। ये श्रीलंका में आप कभी घूमने जाए तो आपको देखने को मिलेगा, और उसको रेल बस कहा जाता है। बेसिकली अशोक लेलैंड की बसेस हैं, बट उनको श्रीलंकन रेलवेज जो है वो रेल बस की तरह चलाती है। मतलब कोई रेगुलर बोगीज नहीं होती हमारी रेगुलर बसेस हैं, बट चलती रोड पर नहीं, ट्रैक्स पे हैं। कमाल की बात है ना। तो जब कोई भी ब्रांड इतना लंबा समय तय कर लेता है किसी भी मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। अशोक लेलैंड के पास आज हज़ारों वर्कर्स हैं, हज़ारों लोग हैं जिन्होंने वहाँ काम किया, और हज़ारों लोग हैं जो आज वहाँ काम करते भी हैं। साथ में कंपनी की वो कोर वैल्यूज़ हैं जिसके सहारे कंपनी को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, और पैन इंडिया इतनी ज़्यादा प्रेजेंस बना पाती है। सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर होना एक इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी में बहुत कमाल की बात है। बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें इस ड्रीम ड्राइव का पार्ट बन के ड्रीम जैसा ही लगा, और हमें काफ़ी मज़ा आया। अब फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अशोक लेलैंड के बारे में आपकी कोई और जानकारी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, जो मुझे शायद इस वीडियो में नहीं पता थी या मुझे नहीं पता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपका अशोक लेलैंड के साथ में क्या जुड़ाव रहा है। कुछ और अगर आपको मन में है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप जाओगे। तब तक के लिए मेरा मानना है कि आपसे विदा लेता हूँ।